हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले रोजाना की तरह साक्षी यादव क्लास में आई है। साक्षी जी, गुड इवनिंग। और साक्षी के बाद मानसी त्यागी भी काफी एक्टिव रहती है। मानसी त्यागी, गुड इवनिंग। और मानसी के बाद जो क्लास में आए हैं या आई हैं, उनका नाम मिलने वाला है और गुड इवनिंग के साथ मिलेगा। और अवनी राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अवनी जी, गुड इवनिंग। और उम्मीद है कि बाकी बच्चे जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। चित्राली गुप्ता भी हमारे साथ दिल्ली जुड़ चुके हैं। चित्राली जी, गुड इवनिंग। और जैसा आप जानते हो कि यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और कल हमने कंप्लीट किया था मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल। आपको याद है कि जो मलेरिया पैरासाइट है उसका नाम प्लाज्मोडियम है और उसकी 4 कॉमन स्पीशीज हिंदुस्तान में मिलती हैं। एक का नाम है पी वाइवेक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और मानसिक दूसरा नाम होता है, दूसरे का नाम है पी फैल्सीपेरम, पी ओवेली और पी मैलेरी। और साक्षी नाम लिखे जा रही हैं। चित्राली कर आई एम गोइंग टू सी द रिकॉर्डिंग टुडे। चित्राली, ऐसा क्यों है कि आप लाइव को छोड़ना पड़ रहा है आपको? तो वैसे तो हमें पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। टुडे इज माई मम्स, ओके। ओके चित्राली, सेलिब्रेट द ममा's बर्थडे और वी होप दैट दिस बर्थडे विल बी वेरी ग्रैंड एंड वेरी मार्वलस फॉर यू। तो बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जो बर्थडे में मतलब सेलिब्रेशन के बाद जो कुछ होगा उसका थोड़ा सा शेयर हम लोगों का भी हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये मत कहना ऑनलाइन भेज दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में ये है कि आप अच्छे अच्छे स्वीट्स बना के भेज देते हो और देख के सेलिब्रेशन और स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो मजाक की बात है, सीरियस की बात कर रहे हैं कि आप अपना एंजॉय करें। ठीक, दैट्स गुड। और अच्छा लगा कि आपने मतलब क्लास में आने के बाद ही मैसेज में दिया, एंड दैट रिप्रेजेंट योर सिंसियरिटी। और यही सबसे बड़ा हमारा एक सक्सेस का मंत्र है कि सिंसियरिटी अगर हमारी है तो हम कामयाब जरूर होते हैं। तो चलिए, तो हम वापस आप टॉपिक पे आ रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं। और इसका जो वेक्टर है, साक्षी, इसका जो वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड फीमेल एनोफ्लीज। मॉस्किटो है, मेल नहीं, फीमेल एनोफ्लीज इसका वेक्टर है। और इसकी लाइफ स्टाइल डायजेनेटिक है। और नेक्स्ट वीक क्लास, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में हमें मिल जाएंगी, दैट्स गुड। तो इस टाइम चित्राली गुप्ता हमारे साथ क्लास में नहीं है। शी हैज डिपार्टेड फ्रॉम द क्लास टू एंजॉय द मम्मी बर्थडे। तो बच्चों को अच्छा लगता है पेरेंट्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना और गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के गिफ्ट को रिटर्न गिफ्ट बड़ा बना के देते हैं। तो साक्षी, ये हमने सब जान लिया था। मलेरिया पैरासाइट हमारे लीवर को डैमेज नुकसान करता है, लीवर सेल को मारता है, आरबीसी नंबर रिड्यूस करता है, स्प्लीन को एनलार्ज करता है। और जो स्टेज हमारी बॉडी में आती है मॉस्किटो टू ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइड। और जो स्टेज हमसे जाती है मॉस्किटो में वो गैमेटोसाइट। तो जब किसी पैरासाइट लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, मानसिक 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, तो उसे हम बोल, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। तो इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। ठीक है, तो ये हमने सब जान लिया था। और अब हम आगे बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम हेलमिंथ डिजीज पढ़ चुके हैं, हेलमिंथ डिजीज भी पढ़ चुके हैं, यानी हम एस्केरियोसिस और एलिफेंटिसिस पढ़ चुके हैं। तो एक बार जरा आप हाँ नाम जवाब कर दें मुझे कि क्या हम, यस, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ पढ़ चुके हैं। तो अब हमारी केवल बची है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जो रिंग वॉर्म है, हमें उसको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं फंगल डिजीज यानी रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग वॉर्म। तो अब आप बात रिंग वॉर्म की बात करेंगे। आजकल तो इसके काफी बाहर होती है बरसात में। रिंग वॉर्म, इसको हिंदी में दाग बोलते हैं, रिंग वॉर्म को दाग बोलते हैं। तो इसको करने वाले 3 फंगस हैं, 3 फंगस। 3 फंगस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ इसी कोज के लिए, रिंग वॉर्म के लिए। तो कोज्ड बाई, नाम लिखा हूं, कोज्ड बाई, मानसिक कौन करता है, कोज्ड बाई ट्राइकोफाइटोन। आपको याद है ट्राइकोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन फंगस है। और माइक्रोस्पोरम है, माइक्रोस्पोरम, स्पोरम। एंड थर्ड है एपिडर्मोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। दीज आर 3 फंगस फाइटोन फंजाई। तो 3 डिफरेंट फंजाई कॉजेज। और अजय सिरोही, सच्चाई तो है कि आप बहुत बहुत लंबी उम्र लेकर आए हो।
अभी जब मैं लिखा था रिंग वॉल तो मेरा ध्यान था, तो मैंने इधर देखा और मैं ये सोचा था कि अजय सिरोही कई दिन से क्लास को मिस कर रहे हैं, और इधर देखा तो आपका नाम गुड इवनिंग साथ मिल गया, तो दैट्स गुड। और उम्मीद करते हैं कि आपकी फॉर्म 11th में थी या कुछ दिन पहले तक ही उसे बनाए रखें, क्योंकि देखिए एक्टिविटी जो है क्लास में इन्वॉल्व होना बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रोज आप हम और आप आमने सामने रहेंगे और आप हमें देखें, हम आपके नाम को देखेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। तो 3 फंजाई रिंग वॉर्म करती हैं, दाद इसे बोलते हैं, और ऐसा हमने कोई ना देखा हो किसी को, अच्छी बात हमको किसी को नहीं हुआ, पर ऐसा हमने कोई नहीं जिसको इसने हमने किसी को रिंग वॉर्म ना देखा हो, जिसको हो रहा हो। तो आप देखो यहाँ पर एक ड्राई इसके लेसन से दिखाई देते हैं, घेरे दिखाई पड़ते हैं, और बेचारा वो यही करता रहता है, इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो बहुत अच्छी नहीं बीमारी, तो अच्छी नहीं, बहुत गंदी बीमारी है, यानी बीमारी बहुत गंदी है। तो ये हमने जान लिया। अब ये होता क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन्स आर, अफेक्टेड ऑर्गन्स, तो आ जाइए कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, ऑर्गन्स आर, तो हमारी वो स्किन है, स्किन को अफेक्ट करता है, नेल्स को अफेक्ट करता है, और जो ग्रोइन है, आर स्किन, स्किन, नेल्स एंड ग्रोइन, ग्रोइन को अफेक्ट करता है। बेसिकली उन पार्ट को अफेक्ट जहां मॉइस्चर बनी रहती है, जहां हमारी स्किन फोल्ड होता है वहां पर हमेशा नमी बन रहती है, जैसे अक्सर यहाँ भी अक्सर हाथ मुड़े तो नमी आपको दिखाई देती है, या ग्रोइन मुड़ी रहती है वहां पर आपको दिखाई देता है, यहाँ पर अक्सर स्किन मुड़ी रहती है, नमी बन रहता है। आप देखो जब भी करो तो स्वेटिंग आपको दिखाई देगी। और तो ग्रोइन मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन इन स्किन फोल्ड्स, जिस एरिया पे स्किन मुड़ी रहती है वहां पर काफी कॉमन होता है, वहां पर काफी संभावना होती है। सबकोजिस बाई के बाद क्या लिखा है, कोज्ड बाई ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ये है ट्राइकोफाइटोन, और ये है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, और ये है एपिडर्मोफाइटोन। तो ये ट्राइकोफाइटोन है, जो आपको कंफ्यूजन कर रहा है, रिफ्लेक्ट दे रहा है, वो ट्राइकोफाइटोन है। ठीक है, तो ट्राइकोफाइटोन की बात हो गई, और अफेक्टेड ऑर्गन की बात हो गई। अब इसका इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसमिशन आकर्ष थ्रू, ट्रांसमिशन आकर्ष थ्रू, कहां से आएगा, आकर्ष थ्रू सोयल, मिट्टी से ट्रांसफर होती है फंगस, सोयल। तो जब हम सोयल में काम करते हैं और प्रॉपरली हैंड वॉश वगैरह नहीं करते या बॉडी क्लीन नहीं करते, तो ये फंगस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आकर हमें रिंगवॉर्म कर सकती है। तो एक तो सोयल हो गया, साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीजें, एंड बाय द यूज ऑफ, बाय द यूज ऑफ belongings, belongings of infected person, of infected person, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस चीजें यूज ना करें, एज जैसे क्या क्या, एज टॉवेल, उसका टॉवेल, क्लॉथ्स। तो हिंदुस्तान में परंपरा है कि भाई जरा अपनी शर्ट दे दे यार, जरा वहां जा रहा हूँ, भाई अपना ये दे दे, तो हम भाईचारे में कई बार बहुत बीमारी को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो टॉवेल से यूज ना करें, उसका क्लॉथ यूज ना करें, और कोम्ब, कोम्ब एक्सेट्रा, कम का यूज ना करें। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन यूज ये चीजें यूज करते हैं तो ये हमारे में ट्रांसफर हो सकता है। और कई बार बॉडी टच होने से, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका जो इन्फेक्टेड पार्ट है हमारी बॉडी से टच हो जाए तो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है, बाय द टच ऑफ, इनफैक्ट बाय द टच ऑफ बॉडी, by the touch of body of infected person। इतने तरीकों से ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अक्सर आप देखते हो जो रेनी सीजन है, अब जो सीजन चल रहा है बरसात में ज्यादा होता है, क्योंकि हीट एंड मॉइस्चर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। सर्दियों में कम हो जाए, नहीं हो जाएगा, होगा रेयरली होगा, गर्मियों रेयरली होगा, लेकिन जिस टाइम हमें स्वेटिंग ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर नमी ज्यादा होती है, गर्मी होती है, तो उस टाइम ये काफी लोगों को अफेक्ट करता है।
और आप देखो टीवी पे ऐड इन दिनों में आता है, इच गार्ड, रिंग गार्ड, ये वो, दांत खाद, झिंडू माम, झिंडू लोशन, ऐसे इन दिनों में आती हैं। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो ये खत्म हो जाएगा और ये ऐड आने बंद हो जाएंगे। तो उन्हें पता है कि ये इंडिया में पीक सीजन रिंग वॉर्म्स का रेनी सीजन है। तो ये इसके ट्रांसमिशन मेथड हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, है ना, सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स आर ड्राई। आपको पता कैसे चले कि रिंग वॉर्म में सिम्टम्स आर ड्राई। इसके लिए लेसन्स, स्किन के ऊपर ड्राई घेरे से बन जाते हैं, घेरे से बन जाते जिनमें काफी इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन, खुजली जलन भी होती है, विद इंटेंस इचिंग, विद इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन। तो अजय इनमें इन्फ्लेमेशन, जलन भी काफी होती है, खुजली काफी आती है और इंसान एंजाइटी रहता है, परेशान रहता है, बेचैन रहता है, खाना भी दुश्वार होता है, बस उसमें लगा रहता है और फिर और बढ़ता है। मान लो यहाँ को इच किया बिजली की और फिर ये और टेस्ट कर दिया तो फंगस ट्रांसफर हो गई। तो इसलिए वो अपनी बॉडी पे भी एक बार दूसरा खुद ट्रांसफर करता रहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इच किया और उससे कहीं और हाथ टच नहीं किया, वो तो कहीं ना कहीं होना है। मान ली आपने यहाँ से करने के बाद यहाँ कर लिया, यहाँ भी फिर जा रही थी आपको, तो आपने उसे सिर में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन इसका ऐसे होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो इसका हीट एंड मॉइस्चर, हीट एंड मॉइस्चर सपोर्ट द इन्फेक्शन, सपोर्ट द इन्फेक्शन, उसको सपोर्ट कर इन्फेक्ट ज्यादा कराती है, सपोर्ट द इन्फेक्शन। तो हीट और मॉइस्चर इन्फेक्शन बढ़ाती है और वो आजकल काफी हो रहा है। ऐसे लोग जो लगातार पूरे दिन मेहनत करते हैं, स्वेटिंग होता रहता है, जैसे रिक्शा पुलर होते हैं, उनका अक्सर ये चीजें उनको ज्यादा होती हैं क्योंकि उनको बॉडी क्लीन करने का मौका नहीं मिलता और थक हार रात में ऐसे सो जाते हैं और मॉइस्चर मेंटेन रहने की वजह से फंगस की ग्रोथ हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स स्कैल्प, सिर में भी हो सकते हैं, नेल्स में हो सकते हैं और स्किन पे होते हैं। तो स्कैल्प वर्ड आप और जोड़ सकते हो, अपर नेल्स, ग्रोइंग, स्कैल्प लिख सकते हो, स्कैल्प सिर। कुछ लोग सिर में भी आपने देखा होगा कि उनको रिंग वॉर्म होती है। तो ये इसके सिम्टम हो गए। और इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन, पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई रखें, ठीक है, अपने को साफ तो रखें, पर्सनल हाइजीन रखें। एंड डू नॉट यूज belongings of infected person, belongings of infected person, ठीक है। तो ये हमारा प्रिवेंशन है। क्योंकि अब लोग पर्सनल हाइजीन में काफी ध्यान देते हैं, अच्छे तरह नहाते धोते हैं और रोज ही नहाते धोते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था और क्लीन वाटर यूज करते हैं। पहले तो लोग, मैंने देखा तालाब वाला में भी खूब नहा लेते थे, गंदे पानी में भी, वो जो इकट्ठा होकर जाता है गाँव देहात में, तो अभी भी लोग पानी में कूद जाते हैं गाय भैंस के साथ और उनको ज्यादा संभावना इन्फेक्शन की रहती है। पर क्योंकि अब लोग अवेयर हैं अपनी हेल्थ के लिए एंड दे गिव द फुल अटेंशन टू द पर्सनल हाइजीन। शायद आपके आसपास ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी सफाई का, अपनी बॉडी का, अपने कपड़ों का, अपने हैंड को प्रॉपर वॉश ना करता हो। और कोरोना के बाद तो काफी लोग अलर्ट हो गए हैं कि वेजिटेबल फ्रूट्स को अच्छे क्लीन करने लगे, तो ये अच्छी आदत है। चलिए, तो ये हमारी डिजीज पूरी हो गई। इतनी सारी डिजीज का सामना हम करते हैं। अब देखिए, हम ये चाहते हैं कि भाई ये बीमारी ना हो। तो मैंने आपको कहा था कि टू मेंटेन हाइजीन, सफाई रखकर हम 80% डिजीज से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाइजीन मेंटेन करना, हाइजीन कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी। अब हाइजीन दो तरह मेंटेन होगी, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। एक ऐसा है जो हम खुद करेंगे अपने लिए, और एक जो हम सब मिलकर करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अब मैं बात कर रहा हूं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज।
इसके बाद का नेक्स्ट छोटा टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूँ। और कल की क्लास अभी शेड्यूल में नहीं है, पर अगर कोई माहौल बनता तो मैं आपको 2 घंटे पहले बता दूंगा और आपकी परमिशन के बाद ही क्लास टाइम रखेंगे। अभी कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी सब बैच उलट हो रहे हैं, कोई ऑफलाइन कोई नहीं समझ नहीं रहा क्या कैसे कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हमने शेड्यूल अभी नहीं बनाया है, लेकिन अगर कोई शेड्यूल हमारा बनता है आपके लिए तो हम आपको एटलीस्ट 2 आवर्स पर इन्फॉर्म कर देंगे। और आप आदेश से ये भी जान लें कि जो सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने वो आपको पास भेज दूंगा। हालांकि साक्षी के पास तो पहले से ही है, वो आपके पास भेजूंगा सब बच्चों के पास। उसे आप देखेंगे कि पैटर्न कैसे होना है फर्स्ट टर्म का, और 60 से 50 क्वेश्चन आपको करने, 3 पार्ट में पेपर रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको छूट रहेगी, तो 60 में 50 क्वेश्चन करने हैं, 3 पार्ट में पेपर रहेगा और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, चाहे वो ऐसा रीजन भी ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें वो आते हैं, और केस स्टडी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, और बाकी क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है ही। इसलिए आपको ढंग में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। और इसका ये प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास सैंपल पेपर आया, आप उसमें देख के मुझे ये बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है, फिर मैं उसको पूरा सोल्व करवाऊंगा। जिन बच्चे या कहीं टीचर अकेडमी या पेरसन रोड पर मेरे कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, तो वो फोटो कॉपी ले सकते हैं। मैंने सबको फोटो कॉपी दिए जो ऑफलाइन में आ रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो फोटो कॉपी ले सकते हैं, और बाकी आपके पास ऐप पर भी अवेलेबल हो ही जाएगा। तो इन क्वेश्चन को देखने के बाद लगेगा कि जो हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल सभी वहीं से क्वेश्चन आए, डायग्राम भी वहीं के हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, अभी आपको याद तो नहीं होंगे सारे क्वेश्चन। और अब जो हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसके टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं जल्दी। आपको 2 दिन में शेड्यूल मिल जाएगा। रिवीजन के साथ साथ किसी फॉर्मेट में हम टेस्ट लेंगे, 60 क्वेश्चन देंगे, 50 आप करने हैं। और उसके लिए हम जो OMR जिस तरह की आएगी, सैंपल स्पेसिमेन OMR मिल गई है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको भेजेंगे ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए। तो बिल्कुल अब हम उसी पैटर्न फॉलो करेंगे जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, तो इससे हमें आसानी होगी चीजों को पकड़ने में। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, फैलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज को हम कैसे कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं सर, आप सॉल्यूशन करा देना सैंपल पेपर का। पहले मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, पहले आप अपने आप देखो। अभी मैं पूरा कराऊंगा, 1 to लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना कि कहाँ का आपको लगे। मैंने कहा आपको याद होना चाहिए, अभी याद नहीं है सारे क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है। तो आपको बताना है कि आपके पास इनका आंसर नहीं है, मैं तो कराऊंगा। और आप सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट रखेंगे, और जो आपके टेस्ट इस फॉर्मेट में होंगे उनमें से काफी क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हर लेसन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं, देखिए, टू मेंटेन, हम कह रहे हैं टू मेंटेन पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। टू मेंटेन पर्सनल and public hygiene, personal and public hygiene, infectious disease can be prevented। हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब यहाँ पर जो पर्सनल हाइजीन है, इसका मतलब ये होता है अवनी कि हम इंडिविजुअल लेवल पर अपनी सफाई रखें। तो पर्सनल हाइजीन कंसर्न टू इंडिविजुअल लेवल, पर्सनल हाइजीन कंसर्न टू इंडिविजुअल, हर इंसान का अपना ध्यान रखेगा, इंडिविजुअल। एंड पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हाइजीन क्या है? पब्लिक हाइजीन कंसर्न टू
इसका कंसर्न किससे, कंसर्न टू कम्युनिटी और सोसाइटी, कम्युनिटी और सोसाइटी। यानी जो हम अकेले करेंगे वो तो हमारी पर्सनल हाइजीन होगी, और जो हम कम्युनिटी लेवल पर या सोसाइटी लेवल मिलकर करेंगे वो हमारा होगा पब्लिक हाइजीन। तो हम पहले बात करें पर्सनल हाइजीन की और फिर बात करेंगे पब्लिक हाइजीन की। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा हूं पर्सनल हाइजीन। ए नंबर 1 पर्सनल हाइजीन। लो जी, इसमें आप क्या करें, तो देखिए पर्सनल हाइजीन में क्या है, कीप द बॉडी क्लीन। पहले तो ये नहाए धोए सही, कीप बॉडी क्लीन। तो हम अपने बॉडी साफ रखें, अच्छे से हैंड वॉश करें, रोज सही तरह नहाएं। ऐसा नहीं पानी बिखेर दें बस आवाज करते हाँ नहा ली, ये नहीं करना है। सर्दी में तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग जो बाथरूम में वॉल्स हैं उन पर पानी लगता है, नहा रहा है और अपने चुपड़ के आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लीन अच्छी तरह से अपनी बॉडी को क्लीन करनी है। तो ये अगर हम नहाते रहेंगे तो जो बॉडी के सरफेस पर इन्फेक्शन एजेंट हैं वो वॉश हो जाते हैं और बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, हम दूसरा क्या करें, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 2 क्या, कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ क्लीन, हम साफ पानी पिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वाटर, फूड एंड वेजिटेबल्स, फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो भी हम पानी पिए वो साफ क्लीन हो, खाना साफ हो, फ्रूट्स वॉश करके खाएं और जो वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे क्लीन करके खाएं। तो ऐसा करने से काफी डिजीज हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल हो जाएंगी। क्लियर है, तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ऐसा करने से हमारा इन्फेक्शन कम हो जाएंगे पर्सनल लेवल पर। और अगर ये नहीं करते, गंदा पानी पीते, तो आपको डायरिया, लूज मोशन, टाइफाइड, कोलेरा का क्या हो जाएगा, क्योंकि गंदे खाने गंदे पानी से लिखा ना, ये ट्रांसफर जो होते हैं एस्केरिसिस हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना होगा। और अब हम बात करेंगे पब्लिक हाइजीन की। पब्लिक हाइजीन ये क्या है, यानी हम कम्युनिटी लेवल पर क्या करें। नंबर 2 है पब्लिक हाइजीन। तो मानसी इसमें क्या करेंगे हम, जो पब्लिक हाइजीन है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो घर का वेस्ट है, वेस्ट एंड एक्सक्रीटा यानी लैट्रीन। तो इनका डिस्पोजल प्रॉपर हो। अक्सर हम देखते हैं कि कॉलोनी के बीच में ही जगह जगह पर ये वेस्ट या गार्बेज कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है, और बरसात जैसे मौसम में तो वहां पर निकलना बहुत बदबू भी आती है, और बहुत सारे वहां पर जो पैथोजन उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन्फेक्शन करते हैं। तो हर सिटी में, बड़े सिटी में सब जगह यही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उसको प्रॉपर डिस्पोज तरीका ही नहीं हमारे पास, कैसे करें। हम तो ढेर लगाते रहते हैं, और कितने ढेर लगाएंगे, क्योंकि एक बल्क ऑफ द गार्बेज इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे। आप देखो कैसे ट्रक के ट्रक भरते जाते हैं। आपकी कॉलोनी में जो गाड़ी आती है या जो ट्रेस लेकर आता है, वो पीपर वो भर के ले जाता है, हर गली में ऐसी करके करता है। तो बल्क प्रोड्यूस होता है, उसके हम कम करेंगे। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जो पीरियोडिक क्लीनिंग है एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स। तो नंबर 2 हम क्या करेंगे, एक तो हमने डिस्पोजल प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट और एक्सेट किया, और दूसरा हमारा पीरियोडिक क्लीनिंग। पीरियोडिक क्लीनिंग टाइम टाइम पर साफ करना, पीरियोडिक क्लीनिंग, सफाई करें। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, जो डिसइंफेक्शन है, सफाई मतलब गंदगी हटाएं, एंड डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन
ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स। वाटर रिजर्वोयर्स, जो हमारे पानी के रिजर्वोयर्स हैं, उनको हम क्लीन करते रहे, डिसइंफेक्ट करते रहे। वाटर रिजर्वोयर्स एज पूल, तालाब, पूल, सेसपूल्स, इनको हम साफ करते रहे। सेसपूल्स एंड जो और आसपास पानी इकट्ठा होता है, एंड nearby other nearby water sources and other nearby वाटर सोर्सेज, जो हमारे घरों के आसपास हैं सोर्सेज। अब सोच देखो कि हमारा जो पानी का टैंक हमारे छत के ऊपर रखा हुआ है, हम कितने में साफ करते हैं? कितने में साफ करते हैं? कम से कम 1 साल। ये तो मैं एक उनकी बात में काफी एक्टिव हूँ, 1 साल। और तो लगातार पानी भरा रहता है, लगातार भाई कम ज्यादा होता है तो कम हो गया, फिर भर गया, तो बस चलता रहता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। और उसमें जो माइक्रोब्स पैदा हो गए, तो वो नंबर मल्टीप्लाई करते रहे, हमारे पास आते रहेंगे। और भले आप उस पानी ड्रिंक में यूज न करेंगे, आपकी बॉडी पेस्ट के समय बॉडी में अंदर जाते जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको इन जो उसमें माइक्रोब से बच जाएं। तो हमें टाइमली उसको भी क्लीन करना चाहिए, टाइम में मतलब मंथली तो करना ही चाहिए। और डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन अगर है माइक्रोब तो मर जाए। तो हमें ये करना चाहिए पब्लिक उसमें हाइजीन में। और हमें क्या करना है, देखिए, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक, प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन मास कैटरिंग, मास और पब्लिक कैटरिंग। जहां पर बड़े लेवल पर खाना बनता है, लोग खाना खिलाया जाता है, उसे मास कैटरिंग और या पब्लिक कैटरिंग बोलते हैं। जब शादी में लोग इन्वाइट किया जाता है, कोई फंक्शन बहुत लोग इन्वाइट होते हैं। और जब ये भंडारे वगैरह होते हैं, जैसे आज भी कई जगह मैंने देखा तो स्टोर लगाए हुए हैं, और वो कृष्ण छुट्टी कर रहे थे, तो बड़ा बड़ा ड्रम में उन्होंने खाना रखा हुआ बांट रहे हैं। तो क्या कोई उस टाइम पर ध्यान रखता है कि हाइजीन कंडीशन मेंटेन हो या गंदगी चल रही है? नहीं ध्यान रखता। और इसलिए आप सुनते हो इवन कई बार जो हम किस टेम्पल का प्रसाद है, उस खाने से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल क्लीन करने वाला कोई ध्यान नहीं देता, पेरा पानी चलता रहता है। तो यानी जहाँ पब्लिक कैटरिंग हो, मास कैटरिंग हो, वहां पर हाइजीन की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज की जानी चाहिए। पूरे जो आपको यूटेंसिल बर्तन यूज हो रहे हैं, जो उसमें मीनू यूज हो रहा है, कंटेंट गुड्स यूज हो रहे हैं, वो बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश होनी चाहिए। तो ये हम नहीं करते, बस भंडारे नाम पर सब कुछ ऐसे चलता है, भंडारा वगैरह। लेकिन जाएगा तो पेट में ही बैठ थोड़ी कहता भंडारा है, या कोई पैसे थोड़ी कहेगा भंडारा हो तो क्या मजा आ गया भाई, इस भंडारे के साथ मुझे अंदर आने का मौका मिल गया। तो इनको अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो पूरा ध्यान दें हाइजीन का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर बीमारी एयरबोर्न है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इफ डिजीज इज एयरबोर्न, इन केस ऑफ airborne disease as pneumonia, निमोनिया है, कोरोना है, लेकिन कोरोना का भी भाई नाम बुक लिखो। तो निमोनिया है, कोरोना है, ये एयरबोर्न डिजीज है, एयर से होती है। और अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के उससे बच जाएंगे, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उससे बच जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट से बच जाएंगे, हम बचे रह सकते हैं। निमोनिया एंड कोरोना, in case of airborne disease as pneumonia, corona, the contact of infected person should be avoided. Infected person and his belongings belongings should be avoided. उसको अवॉइड करें।
तो ये हमारा है पब्लिक हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में क्या समझ में आया? जो पर्सनल हाइजीन उसमें समझ में आया कि हमें अपने लेवल पर सफाई रखनी है, और पब्लिक हाइजीन समझ में आया कि हम लोगों को मिलकर सफाई रखनी है। और वो सफाई कहाँ का रखनी है? गार्बेज, जो कूड़ा करकट है, वेस्ट है, उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो, वो कॉलोनी के आसपास या जो रेजिडेंशियल एरिया वहां पर डिस्पोज ना हो। हम गार्बेज सेंटर से दूर बनाएं, और जो हमारे आसपास पानी वानी इकट्ठा होता है उसकी सफाई का ध्यान रखें। इवन हमारे घर में जो टैंक्स हैं उनको सफाई ध्यान रखें। और आप ये जान लीजिए, जो वाटर सप्लाई टैंक हैं उनकी सफाई तो मैंने कभी होती देखी नहीं। वो टंकी मुझे तो 1955 में बनी थी, तब से अभी खड़ी हुई। तो अब उसके अंदर क्या क्या इकट्ठा हो गया होगा वो तो देखिए पता चलेगा। देख के आप शायद पानी ना पी पाए, उसमें हैंड वॉश भी ना कर पाए, आप कुल्ली करने के बाद छोड़ दीजिए। इन सब की सफाई होनी चाहिए। और आप सोचिए, आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो रोज वाटर चेंज करते हैं, लेकिन क्या जो इन्फेक्टेड पर्सन को बाथ ले रहा है, क्या वो उसमें इन्फेक्शन एजेंट नहीं छोड़ेगा और फिर आपको भी उसमें? तो ये सब चीजें थोड़ा सा, अब इसमें आप क्लोरीन वगैरह डालते हैं, उसमें बहुत सारी चीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी स्विमिंग पूल में ऐसा क्या है जो नहाने में मजा आएगा? तो आपको अपने घर में इतना सारा पानी, अच्छा पानी होता है, आप अच्छे से नहाएं, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और स्विमिंग पूल से कई बार बीमारी लेकर आप आ सकते हो। और ये बता दें, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो बहुत कुछ हो जाता है और वो पानी मिक्स होगा, ये सब चीजें हैं। तो मेरा मानना, अपना ये मेरी पर्सनल वो है एडवाइस, कि मैं तो कहता हूँ इसे अवॉइड करना चाहिए और अपने घर में ही अपने जो आपका पानी है उसको यूज करें। सर साइड होना एक बार लो जी। तो अवनी ने हमें साइड कर दिया, हम साइड हो गए। अब हम बात करेंगे आगे की, आगे की। अब अगर इन्फेक्शन एयरबॉर्न, सॉरी वेक्टर बॉर्न है, उस टाइम क्या करेंगे? ये तो हो गया जनरल बात। लेकिन जो वेक्टर बॉर्न है उसका हम क्या करें, उसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो हम बात कर रहे बच्चों कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज की। क्या करें? कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। देखिए बहुत से डिजीज हैं, मैनी डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय ए वेक्टर। एक वेक्टर ट्रांसफर होती है, वेक्टर अपने आप नहीं होंगी, वो वेक्टर थ्रू ट्रांसफर होंगी। जैसे आप जानते हो मलेरिया तभी स्प्रेड होगा जब मॉस्किटो होगा। अगर किसी ने मॉस्किटो नहीं है तो वहां पर मलेरिया स्प्रेड नहीं कर सकता। तो वेक्टर बॉर्न है, दैट इज वेक्टर बॉर्न। और अब हम आगे बात करें, देखिए अकेले मच्छर से कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितनी बीमारियां फैलाता है वेक्टर? एज मॉस्किटो is the vector for नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, नंबर 1 मलेरिया। कौन करेगा? फीमेल एनोफ्लीज। ठीक है, मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज फैलाएगा। नंबर 2 एलिफेंटिएसिस। इसका वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स। इसको फैलाती है। एलिफेंटिएसिस जो पीछे पढ़ा आपने। और नंबर 3 की बात करूं मैं तो डेंगू, आजकल काफी सुन रहे हो आप, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसको फैलाता है फीमेल एडीज। तो इतने तो मच्छर से फैल रहे हैं, इनको ट्रांसफर कौन कर रहा है? मच्छर कर रहा है, वेक्टर बॉर्न हो रहा है। तो अगर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा तो हमें मच्छर कंट्रोल करना होगा। तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है बच्चों, वो इससे ट्रांसफर होती हैं। तो अब इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो भैया आपको इनको मारना ही होगा। इनका नंबर कंट्रोल कर, नंबर खत्म करने का हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम इकोसिस्टम को डैमेज नहीं कर सकते।
लेकिन हाँ, इनका नंबर मिनिमम और कंट्रोल में रखना होगा। तो इसके लिए आप देखो, मच्छर मारने के लिए आप घर में मॉस्किटो कोयल लगाते हो, ऑल आउट लगाते हो, फॉगिंग होती है, क्या क्या होता है, और फिर भी जालिम हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। पर अगर हम ये सब ना करें तो फिर तो नजर कितनी लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा। चलिए और बात कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करें, इसमें क्या करना होगा, फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज फॉलोइंग मेजरमेंट शुड बी टेकन, फॉलोइंग measurements should be taken for vector-borne disease। तो मानसिक क्या क्या ध्यान देंगे, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। जो वेक्टर डिजीज हैं तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर, कैसे रोक सकते, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमें क्या करना है, अपने घर के आसपास रेजिडेंट पानी इकट्ठा ना होने दें। नंबर 1, वाटर शुड नॉट बी कलेक्टेड, should not be collected in houses and residential area। तो कई बार हम अपने घरों में पानी इकट्ठा, छत पे बर्तन रखा, बाल्टी की भरी पड़ी है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट डेवलपमेंट वाटर में ही होता है। डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट टू अकर्षण वाटर। अगर पानी ना मिले तो डेवलपमेंट नहीं होगा, नंबर बढ़ेगा ही। तो सबसे आसान तरीका है मच्छर को कंट्रोल करने का, पानी इकट्ठा ना होने। ठीक है। और एक तो ये हमें करना है कि अपने घर के अंदर और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, जो हमारे घर के हाउस होल्ड कूलर्स हैं उनको पीरियोडिक क्लीनिंग साफ करते रहें, उनका पानी बदलते रहें। ये नहीं कि बस शुरुआत सीजन में डाला था और बस डाल दिया, रोज कम हुआ डाल दिया, रोज कम डाल दिया, उसके लार्वा डेवलप होते रहेंगे और जब आप सोओगे तो निकल के बाहर आएंगे और आपको नुकसान करेंगे। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, रेगुलर क्लीनिंग, सफाई क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, आप देखो हमेशा ऐड आता है कि अपने घर के कूलर की टंकी साफ करते रहिए, घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। इसके साथ डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने का तरीका हमारे पास यही होता है। दूसरा क्या है, जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहां पर ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, अंडे देते हैं, उसकी जगह पर सफाई रखें। और गंदगी होगी तो वहां पर ये नंबर तेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और इलिमिनेट द वेक्टर्स at their breeding places, control the vector should be controlled, control at the breeding ground। तो देखिए हर वेक्टर ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जहां वो मल्टीप्लाई करता है, एग लेइंग करता है। अगर हम वहीं उसको नाम कंडीशन करते हैं अनफेवरेबल, तो डेवलपमेंट हो गई। हम पानी को नहीं इकट्ठा दे रहे, हम उसको ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करना देना चाहते। तो मच्छर वही होगा जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, अदरवाइज जहां पानी नहीं है वहां पर मच्छर नहीं होगा। तो ब्रीडिंग ग्राउंड की सफाई भी रखें, और जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उस पर अगर हमें जरूरत पड़े तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड कैन बी स्प्रेड एट द ब्रीडिंग ग्राउंड। Insecticides can be sprayed at breeding ground। तो वहां पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें। अब जैसे आप कहते हो ना कि अगर हम जहां पानी इकट्ठा वहां पर केरोसिन ऑयल डाल दें पानी पे, तो क्योंकि ऑयल हल्का होता है पानी से,
तो दैट फॉर्म ए फिल्म, थिन फिल्म और द वाटर, पानी के ऊपर एक पतला लेयर बना लेगा जिसे ऑयल स्पिल बोलते हैं। और मानसी ऑयल स्पिल जो है वो एयर और वाटर के बीच में बैरियर बन जाती है। और ऐसे बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो पानी के सरफेस पर रहते हैं और ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। यही हाल मोस्ट लार्वी का है। जो मच्छर के लार्वा हैं वो सरफेस पर पानी रहता है, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। अगर उसके ऊपर बन जाएगी ऑयल स्पिल तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका एयर से कॉन्टेक्ट खत्म हो गया और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए कहीं कहीं पर लोग पहले वाटर सोर्स पर पानी के ऊपर तेल डाल देते थे, उससे लेयर बन जाता था। और जो भी ऐसे जनरली मॉस्किटो लार्वी हैं उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। ऐसा भी हम कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड। मच्छरदानी लगा के सोएं, क्योंकि रात में मच्छर अटैक करता है। और क्योंकि रात में हम भी गहरी नींद में सोते हैं और मच्छर पता है कि 1 बजे के आसपास मुझे गहरी नींद आती है, उस टाइम से अटैक करता है। आप सोए हो बस आप नींद तो करोगे, आंख नहीं खोलोगे, और ये इधर से इधर आके काम कर रहा है, इधर से इधर जाकर काम कर रहा है और अपना काम पेट भर के भाग जाएगी। फीमेल काटती, मेल हमें नहीं बाइट करता। तो मॉस्किटो नेट लगाएं। और क्या क्या कर सकते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज से बचने के लिए? और हम ये भी कर सकते हैं कि जो वाटर सोर्स हैं उसमें गैम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर दें। आपको याद है, पहले बताया था मैंने, और ये इंपॉर्टेंट है। गैम्बूसिया, गैम्बूसिया फिश should be introduced, should be introduced, should be introduced in water source। वहां पर छोड़ दें इन वाटर सोर्स। बिकॉज, क्यों छोड़ें? बिकॉज इट फीड्स, ये मच्छर लार्वा खाते, फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, ये मच्छर लार्वा खा जाएगी। और जब लार्वे हजम हो जाएंगे, लार्वे खाए जाएंगे, तो फिर एडल्ट कहां से आएगा? तो इतना सब कुछ करने के बाद हम वेक्टर बोर्न डिजीज को काफी हद तक, एक लार्ज लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। और हम कर भी रहे हैं, है ना। तो हम करते हैं, कोशिश तो करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी काफी कोशिश करती है और पर्सनल लेवल लोग काफी कोशिश करते हैं। और अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो क्या क्या नहीं होगा। अगर मच्छर कंट्रोल करना, मलेरिया होगा, ना एलिफेंटिसिस होगी, ना डेंगू होगा, ना चिकनगुनिया होगा। और जो एलिफेंटिसिस का दूसरा नाम है फिलियरियासिस बोलते हैं, फिलियरियासिस में लिखा था आपको। तो एलिफेंटिस और फिलियरियासिस ये सारी डिजीज कंट्रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें वेक्टर को खात्मा करना होगा। कैसे कर सकते हैं? इसको आपको मैंने लिख भी दिया है, आप नोट्स बना रहे हो, आप अपने आप लिख रहे हो, और शीट भी आपको भेजी जाएगी ताकि आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए, ये हमारा हो गया क्या, दैट इज ऑल अबाउट टू कंट्रोल द वेक्टर बोर्न डिजीज। अब ये सोचिए, देखो, अगर जिंदगी हम कंपेरिजन करें आज से, सोचता है कि 50 साल पहले, 75 साल पहले की कंपेरिजन करें, तो आपके दिमाग में पता नहीं कैसे लोग जीते होंगे। जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी आज है, ये नहीं। 1929 से पहले एंटीबायोटिक नहीं थी, इसलिए देयर सो मेनी डिजीज वर अनक्यूरेबल, उनका इलाज कुछ नहीं था। वैक्सीन नहीं थी। अब जब कोरोना वैक्सीन ना बनती, डेवलप होती, ना कितने लोग मरते। अब कम से कम ये हमें लगता है कि हमने वैक्सीन की डोज ले ली है और अब हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यानी जो मेडिकल डेवलप हुई फैसिलिटीज, उनसे भी काफी हद तक बीमारी कंट्रोल करने में हमें मदद मिल रही है, कंट्रोल क्या, क्योर करने में मदद मिल रही है। और हम बीमारी होने के बावजूद भी इंसान को रिकवर कर लेते, ठीक कर लेते हैं। तो अब वैक्सीन रिजल्ट देखिएगा कि बहुत से ड्रेडफुल डिजीज जो हैं उनको हमने कंट्रोल खत्म कर दिया। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स खत्म की, स्मॉल पॉक्स चेचक बोलते थे। पोलियो खत्म कर दिया, हम पोलियो फ्री हैं। और श्रीलंका तो मैंने बताया था आपको, तो मलेरिया फ्री भी हो गया। कल 5 सितंबर है, तो ऑन 5 सितंबर 2016 श्रीलंका बिकेम फ्री फ्रॉम द मलेरिया।
तो ये सब चीजें वैक्सीन और ये अलर्टनेस के रिजल्ट है। हम बीमारी से फ्री हो जा रहे हैं और हमारी सरकार ने, डिफरेंट कंट्री गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्लानिंग चला रखी हैं ताकि और बीमारी को हम खत्म कर सकें। 2-4 पॉइंट हम और बात करेंगे ताकि हम लोग कवर अप हो जाएं। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, एडवांस बाय डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज। अब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको देखें, आपके पास दवाई नहीं होती तो आप डॉक्टर बन के क्या करते? अब आप हर बॉडी काट देते हो, जोड़ देते हो, सब कुछ करते हो क्योंकि एंटीबायोटिक आपके पास है, आप पता है इन्फेक्शन नहीं होने देंगे एंटीबायोटिक। तो बाय एडवांस्ड बायोलॉजिकल फैसिलिटीज, बायोलॉजिकल टेक्निक्स and facilities many disease can be cured। हम तो इलाज करते हैं, many disease can be cured। तो जो हमारे पास डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज हैं, टेक्निक्स हैं, अवनी, उनके बेस पर हम इन बीमारी को काफी हद तक ठीक कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये एंटीबायोटिक ना होती तो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल ना होती। ये पहले इनक्यूरेबल थी, जो लेप्रोसी है वो इनक्यूरेबल थी, और ये एंटीबायोटिक के बिना आज एक अच्छी हेल्थ की सोचना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल। क्योंकि जब भी आपको दिक्कत होती है कितनी एंटीबायोटिक खानी होती है। हम कोरोना में जब थे, पॉजिटिव थे, तो उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक, इतनी हैवी डोज हमें दी गई। तो अगर वो ना होती, हालांकि कोरोना को भी, वायरस को नहीं मारती, तो पहले मरा हुआ होता है, वो तो लिविंग है ही नहीं। लेकिन जो बाकी जो साइड इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको रोकने के लिए डॉक्टर हर तरह से एफर्ट्स करता है। तो इनकी वजह से काफी कंट्रोल हो रहा है। और वैक्सीन बाय द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बाय मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम मैनी डिजीज, मैनी ड्रेडफुल डिजीज, बहुत खतरनाक, मैनी ड्रेडफुल डिजीज have been eradicated। हम खत्म कर चुके हैं, हम उनको खत्म ही कर चुके, खात्मा कर चुके हैं। इरेडिकेट कर चुके हैं, उनको खात्मा कर चुके हैं। और जैसे हम बात 2-4 नाम लिखेंगे, एज स्मॉल पॉक्स, एंड मलेरिया, सॉरी मलेरिया वर्ड वापस दे रहा हूं, एंड पोलियो। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। दुनिया में कहीं स्मॉल पॉक्स नहीं होती। और पोलियो वैसे तो बहुत सारे वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्री खत्म हो चुके हैं, पर हाँ अभी कुछ कंट्रीज में कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं। तो अभी हम इनके तो पोलियो, वर्ल्ड पोलियो फ्री, हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। हाँ जल्दी ही पूरे वर्ल्ड को ये सौगात मिल जाएगी, पूरा वर्ल्ड पोलियो फ्री होगा। हम तो 2014 में इंडिया हैज बिकम फ्री फ्रॉम पोलियो। और चूंकि हमारा जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वहां पर कुछ केसेस हमारे बाद में रिपोर्ट हुए, इसलिए हम डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हमारे यहाँ फिर से इन्फेक्शन आ जाए। तो स्मॉल पॉक्स में बात कर रहे हैं। और ए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो फैलती हैं, आप पीछे पढ़ चुके हो, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, डिजीज जैसे हम बात कर रहे हैं, डिप्थीरिया है, निमोनिया, टेटनस है, डिजीज पोलियो, हालांकि पोलियो में हालांकि नहीं लिखना चाहिए, फ्री हो चुका है, और एनसाइड ही लिखिए, पोलियो, निमोनिया, और पोलियो है, निमोनिया है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, टेटनस एंड टेटनस एंड डिप्थीरिया। तो मानसिक डिप्थीरिया के बाद में लिखेंगे डिप्थीरिया आर अबाउट टू इरेडिकेट,
ये लगभग खत्म होने वाली हैं, have been controlled due to vaccination. और इंडिया बिकेम पोलियो फ्री इन 2014. लिख देता हूं, इंडिया हैज बिकम पोलियो फ्री इन 2014. 2014 में WHO ने हमारे कंट्री को पोलियो फ्री अनाउंस कर दिया है. और पोलियो फ्री कब अनाउंस करते हैं त्यागी? तब अनाउंस करते हैं जब कोई डिजीज लगातार 3 कॉन्सिक्वेंसेस ईयर में रिपीट नहीं होती. यानी हमारे लास्ट पोलियो का पेशेंट 2011 मिला था, उसके बाद ना 12 ना 13 ना 14 में. और जब 3 साल तक कोई बीमार पेशेंट नहीं मिलता बीमारी का, तो उसको हम फ्री अनाउंस कर देते हैं. तो इंडिया हैज बिकम फ्री फ्रॉम पोलियो इन 2014. और हम भी जानते हैं कि वर्ल्ड जो है फ्री हैज बिकम फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन 1979 में फ्री हो गया था. और अगर हम और बात करें, श्रीलंका की बात करते हो, आप याद तो रख ही सकते हो, भले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना डायरेक्ट बनता हो, पर फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है कि श्रीलंका हैज बिकम फ्री फ्रॉम पोलियो ऑन 5 सितंबर 2016 को. ये सब बातें एनकरेजिंग है. और अब हम एंटीबायोटिक्स जो हैं इसकी बात भी कर लें. एंटीबायोटिक्स आर important drugs to cure many disease as tuberculosis, TB, जो कभी इलाज नहीं था, tuberculosis, लेप्रोसी बोलते हैं कोड को, लेप्रोसी. और हम बात करें किसकी? कोलेरा की, कोलेरा एक्सेट्रा. मैं शॉर्ट कर रहा हूं, टाइफाइड लिख सकते हो तो कोलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा. तो इन बीमारी ट्रीटमेंट केवल एंटीबायोटिक से पॉसिबल हो पा रहा है. अगर एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं होती तो शायद ये बीमारी इनक्रेबल होती, अंदर कितने लोगों की जान जाती. यानी एक तो हम 2 तरह से कंट्रोल कर रहे हैं. एक तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, सफाई रख रहे हैं, पर्सनल पब्लिक हाइजीन कर रहे हैं, वेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीमारी हो जाती है तो फिर उसको ट्रीटमेंट देकर क्योर कर लेते हैं. और उसमें वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स का बड़ा रोल है. टुडे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए गुड लाइफ, ए हेल्दी लाइफ विदाउट एंटीबायोटिक्स. तो बच्चों, ये हमारा काफी बड़ा पार्ट पूरा हो गया है. और अब हम कल लेक्चर स्टार्ट करें इम्यूनिटी, कि अगर हमारी बॉडी में गुंडा पैथोजन घुस जाता है तो हमारी बॉडी कैसे उसको डिस्ट्रॉय करती है, कैसे हमें इन्फेक्शन से बचाती है, वो इम्यूनिटी की बात हमारे कल लेक्चर में होगी. तो आज हमने जाना है रिंगवर्म के बारे में, फिर हमने पर्सनल पब्लिक हाइजीन जाना है, फिर वेक्टर बोर्न डिजीज कैसे कंट्रोल उसको जाना है, और आज की डेट में हम कौन सी बीमारी इलाज कर पा रहे हैं उनको जानना है. तो आज क्लास ही रोकते हैं. कल क्लास होती है तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और इस टाइम से पहले होगी, दिन में रखें. चलिए, थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड योर प्रॉब्लम एट द ग्रुप or can ask directly by the phone. Thanks. See you tomorrow.